छोटी सी वीडियो होगी ये, लेकिन आपके लिए बहुत ख़ास होगी। MST 11 की ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और इसमें आपको पता होना चाहिए ब्लॉक हैं कितने। ब्लॉक 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 4 यूनिट हैं। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं किसी 2 टॉपिक्स पे। तो मैं वही आपको 2 टॉपिक्स करवाऊँगा जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप एक टीचर हो सकते हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो सकते हैं। आपको कम समय में तैयारी करनी है और MST को अच्छे से क्लियर करना है। MA हिंदी में आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक, ज़रूर आप पास हो जाएंगे, फेल होने के चांस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए ढेरों ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्वेश्चन कितने होंगे, 5 ब्लॉक हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और आप उन्हीं 10 क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार करके निकलेंगे तो आपका आराम से ये पास हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सब बुद्धिमान हैं, MA कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ खुद से भी जोड़ना आना चाहिए। किसी भी कहानी या किसी भी चीज़ को पढ़ के खुद भी कुछ साथ में जोड़ें, आपको भी जोड़ना आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका उत्तर सही उत्तर सामने निकल के आएगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो ये मटेरियल जो है एक दिन गायब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे तीसरी कसम के बारे में। किसके बारे में? तीसरी कसम। एक यूनिट में आपको तीसरी कसम का क्वेश्चन है, तो तीसरी कसम बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप इसके कथानक और कथावस्तु से अगर परिचित हो जाएंगे तो खुद भी आप साथ में कुछ ना कुछ जोड़ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कसम से संबंधित कुछ भी आए तो ये सब लिख दीजिएगा, पास हो जाएंगे। तीसरी कसम कहानी में प्रेम की एक गहरी पीड़ा है और सामाजिक परिवेश भी बड़ी जीवंतता और सघनता से उसके इर्द गिर्द बुना हुआ है। देखो, प्रेम तो सब करते हैं लेकिन एक गहरा प्रेम जो है बहुत मुश्किल है। तो यहाँ एक गहरे प्रेम को बताया गया है और सामाजिक परिवेश भी बड़ी जीवंतता और सघनता से। मतलब सामाजिक परिवेश क्या होता है? समाज में रहने वाले लोग, ऊंच नीच, जाति धर्म, है ना, गरीबी अमीरी, इस सब को बहुत ही मतलब सघनता से, मतलब बहुत ही गूढ़ तरीके से उसके इर्द गिर्द बुना हुआ है इस कहानी को। तो प्यार जो है वो अमीर ही करते हैं या गरीब ही करते हैं, इस तरह से बुना हुआ है। इस कहानी का प्रमुख पात्र अथवा नायक हीरामन बैलगाड़ी वाला भोला वाला बिहारी युवक। हीरामन बैलगाड़ी वाला भोला वाला बिहारी युवक पहले वह नेपाल से तस्करी होती है चोरी का सामान ढोकर भारत में लाता था। एक बार एक सेठ के कपड़े की गांठें पकड़ी गई तो उसने रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ भागकर जान बचाई, ठीक है। तो ये क्या करता था? चोरी करता था। कौन? हीरामन बैलगाड़ी वाला भोला वाला बिहारी। इससे अगर हमें इससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस समय का समाज कैसा था, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जो इसका पात्र है वो क्या है? चोर है। आदमी कब करता है चोरी? आदमी तभी करता है जब मजबूर हो, है ना। तो समाज की हालत कैसी है बिहार के समाज की, बिहार के एक युवक की, कि वो नेपाल में जाता है और अपनी जान हथेली पे रख करके चोरी करता है। तो मतलब एक भोला वाला आदमी कौन होता है? एक निर्धन इंसान, है ना, एक मजबूर इंसान भोला वाला होता है, तस्करी करता है। लेकिन उसमें थोड़ी ये समझ है कि वो अब तस्करी करना छोड़ देता है। कब? जब उसने देखा कि अंधेरे में एक बार सेठ के कपड़े की गांठें पकड़ी गई, ठीक है। तब उसने पहली बार कसम खाई थी कि वह कभी तस्करी का माल नहीं ढोएगा। उसने पहली कसम खाई कि वो कभी भी तस्करी, चोरी वाला माल नहीं ढोएगा। इसके बाद हीरामन जानवरों की ढुलाई करने लगा। अब वो क्या करने लगा? जानवरों की ढुलाई करने लग गया। मतलब कुछ उसने जानवर रखे जिसके ऊपर सामान रख के वो ढोने लग गया। वह बांस भी ढोता था जिसमें उसे बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन वह अपनी गाड़ी में बांस लाद कर ले जा रहा था। बांसों का कुछ हिस्सा आगे और कुछ की ओर निकला था। आपने देखा ही है कि बांस कैसे ले जाते हैं गाड़ियों में, है ना। तो बांस पीछे लटका होता तो कई बार दूसरी गाड़ियों के साथ ठुक जाता, लग जाता है। हीरामन की बैलगाड़ी एक बग्घी से टकरा गई। बग्घी मतलब अच्छी वाली गाड़ी जिसमें अमीर लोग घूमते हैं। बग्घी की छतरी टूट जाने पर बग्घी हाँकने वाले ने हीरामन को कोड़े से मारा। उस समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि अब वह कभी भी अपनी गाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। इसके बाद की घटना है कि फॉरबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हुई और एक अपरिचित संबंध इसके साथ जुड़ गया। इस बार उसने तीसरी कसम खाई कि वह भाड़ा चाहे कितना भी मिले, ऐसी लदनी फिर नहीं ला दूंगा, ठीक है। कि उसने हीराबाई को, नौटंकी में नाचने वाली थी हीराबाई, उसको उसमें सवार कर दिया। तो बाद में उसके साथ एक रिलेशन जुड़ गया उसका। तो अब उसने तीसरी कसम भी खा ली कि मैं ऐसी सवारी को भी कभी भी नहीं बिठाऊंगा। ये कहानी गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के सरल, स्निग्ध एवं सहज संबंधों की है।
फारबिसगंज में मेला लगता है और हीरामन कई बार फारबिसगंज आया है, परंतु हीराबाई के कारण राह चलते हुए हीरामन ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत बता दिया कि वह छत्तापुर पचीरा जा रहे हैं। दूसरी बार दूसरे गाड़ीवानों से कह दिया कि वह कुड़मा गांव जा रहा है। हीराबाई हैरान होकर कह उठी कि छत्तापुर पचीरा कहाँ है, जिस पर हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए। हीरामन के तगच्छिया के पास पहुंचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाल डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। हीरामन भी स्वप्नों में दुल्हन को लेकर लौटा है कई बार, और इस बार तगच्छिया गाँव को की ही नहीं, किसी दूसरे गांव की स्मृति भी उसके नस नस में समा रही है। कजरी नदी के साथ साथ उसकी सड़क जा रही थी और परमान नदी का तो महुआ गटयारिन की लोक कथा के संबंध ही है। हीराबाई को कथा सुनने की रुचि को पूरा करने के लिए हीरामन को लीक छोड़कर ननकपुर के रास्ते पर जाना पड़ा। कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे अधिक प्रेम करने लगता है। तो आपने देखा कि एक गरीब इंसान जो तरह तरह के काम करता रहता था, बीच में कसमें खाता था, अंत में जाकर के किसी के प्रेम में डूब गया, और ऐसा डूबा कि उसी के प्यार में डूब के ख़त्म ही हो गया। मतलब इसके बाद लिखा है श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का गठन सुव्यवस्थित रूप से किया है, जिससे कहानी सशक्त, सुग्राही, प्रभावशाली और रोचक बन पड़ी है। लेखक ने कहानी से विषय का चयन किया है। कहाँ से चयन किया है? से ऐसे विषय का चयन किया जो सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ है। ठीक है, ये बहुत सुंदर कहानी है तीसरी कसम। आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या है। अब आपको शायद पता चल ही गया होगा कि ऐसा इंसान जो तरह तरह के काम करता है, समाज में ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं। ऐसे तरह तरह के काम करने वाले लोग जो है मजबूर हैं। ठीक है, या तो उन्होंने बचपन में अच्छे से मेहनत नहीं की, पढ़े लिखे नहीं, और परिवार में कोई ऐसा नहीं रहा होगा जो उसको पढ़ा लिखा पाता, और गरीबी के कारण या उस समय जो समाज की स्थिति थी उसकी वजह से उसे ऐसे अनेक काम करने पड़े। तो इससे उस तात्कालिक समाज के विषय में पता चल जाता है। और प्रेम क्या है? प्रेम जो है वो कभी भी किसी भी समय हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर संकेत है। तो यही सारी बातें जो है आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अमरकांत की कहानी क्या है? डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। अगर आपको डिप्टी कलेक्टरी से कुछ आ जाता है तो आप यही लिखें, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की प्रमुख कहानियों में से एक है। अमरकांत स्वयं इस कहानी के बारे में कहते हैं कि ये भी हमारे परिवार की थी। भाई ला करके बलिया आ गए थे। बलिया जैसे छोटे शहर में रहकर उनका बिन सुविधा अपने बूते IAS में बैठना, सिंप्लिसिटी के मास्टर थे वे। जटिल से जटिल चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना, ये चीज़ हमने उनसे सीखी। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बेशक थे लेकिन क्या थे? सिंपल थे, और मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को सिंपल कर देना, है ना। कुछ विषयों में टॉपर, लिखित में नंबर अच्छे आते थे उनके, पर इंटरव्यू का जब कॉल आता था तो उसे ताज़ी हवा का आना, स्वप्न, आशा का वह उत्साह, पिता की आशाएं, प्रतीक्षाएं आप डिप्टी कलेक्टरी में देख सकते हैं। उसकी आलोचना में कहा भी गया है, एक आशा भरी प्रतीक्षा। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी एक आशा भरी प्रतीक्षा। अमरकांत की बातों से साफ है कि ये कहानी उन्होंने अपने पारिवारिक परिवेश पर ही लिखी है। शकलदीप बाबू और जमुना देवी अपने बड़े लड़के नारायण से काफ़ी उम्मीदें लगाए रहते हैं। शकलदीप बाबू नाम है और जमुना देवी। नारायण डिप्टी कलेक्टरी के इम्तिहान में बैठना चाहता है, फीस भरनी है, लेकिन शकलदीप बाबू गुस्सा करते हैं कि ये लड़का नारायण अगर कुछ बनने लायक होता तो अब तक बन गया होता, पर मन ही मन कहीं ना कहीं उनके अंदर यही उम्मीद थी कि उनका लड़का कलेक्टर बन सकता है। अतः वे न केवल फ़ीस के पैसे देते हैं बल्कि इस बात का पूरा ख्याल भी रखते हैं कि उनके बेटे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नारायण परीक्षा में पास भी हुआ, लेकिन इंटरव्यू अभी बाकी था। परिवार के सभी लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं और इसी आशा भरी प्रतीक्षा के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। मतलब इसमें एक सस्पेंस रह जाता है इस कहानी में। तो आपको अगर इस कहानी से संबंधित कुछ आता है तो आपको लिख देना है, ये तो लिखना ही लिखना है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया। इसके साथ आप कुछ स्वयं भी जोड़ें, थोड़ा थोड़ा खुद भी जोड़ें कि हमारे परिवार में क्या होता है कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसमें माता पिता बच्चों से उम्मीद रखते तो हैं, लेकिन एक निराशा भी होती है उनकी, पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर नारायण ने क्या किया? पास होके दिखा दिया, और माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया। लेकिन अभी इंटरव्यू होना बाकी है। ठीक है, अभी भी प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा कैसी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने छोटी छोटी साथ में जोड़नी है, और कोशिश कीजिएगा
कि आप कुछ बिंदु बना करके लिखें और परीक्षा में पास हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यही सच है, ये कहानी है, यही सच है। तो अगर इस कहानी से संबंधित कुछ आता है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आप लिखें। तो यही सच है कहानी की शिल्प योजना कुछ विशेष प्रयोगों के कारण अत्यंत चर्चित रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि शिल्प योजना बड़ी विशेष है। शिल्प योजना समझते हैं, शिल्प कौन होता है? शिल्पी कहते हैं मिस्त्री को, जो मकान बनाता है ना, मकान। तो वैसे ही ये कहानी जो है, जैसे मकान बनाने वाला बहुत सुंदर मकान बनाता है, वैसे ही कहानी लिखने वाले ने भी बहुत विशेष प्रयोग किए हैं इसमें। इसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है डायरी शैली का प्रयोग। हम लोग डेली अगर अपनी डायरी बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी बातें लिखते हैं, तो इसमें भी उसी शैली का प्रयोग किया है। नई कहानी की प्रयोगशील प्रवृत्तियों में एक ये भी थी कि डायरी के ढांचे में कहानी लिखी गई। ये कहानी वस्तुतः दीपा की डायरी के कुछ पन्नों का संकलन मात्र है, जो क्रमशः कानपुर, कलकत्ता और फिर कानपुर में लिखे गए हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह कहानी उत्तम पुरुष शैली में रचित है और प्रमुख चरित्र दीपा मैं के रूप में उपस्थित है। ठीक है, उत्तम पुरुष आप समझते ही हैं, उत्तम पुरुष मैं, हम, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो डायरी शैली का एक विशेष लाभ इसकी चरित्र योजना में दिखाई पड़ता है। क्योंकि डायरी लिखते समय व्यक्ति पूरी ईमानदारी का परिचय देता है और बाह्य जीवन में नहीं कहीं जा सकने वाली बातें भी खुलकर लिखता है। इसलिए दीपा का चरित्र मनोविज्ञान की उन सूक्ष्मताओं को छू सका है जो शायद नई कहानी में भी दुर्लभ है। इसी साफगोई का परिणाम है कि कुछ पारंपरिक समीक्षक दीपा के चरित्र को नैतिक रूप से उचित नहीं मानते। डायरी शैली से एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि एक चरित्र का पूरा सच उभर गया, किंतु बाकी चरित्रों निशीथ, संजय आदि के वही पक्ष उभरे जो बाह्य जीवन में व्यक्त होते हैं। ठीक है, जब भी हम डायरी लिखते हैं तो किसी के बारे में थोड़ा कम लिखते हैं, अपने बारे में ही ज़्यादा लिखते हैं। यही सच है, इसमें व्यक्त है। ठीक है, चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग इस कहानी की अन्य विशेषताओं में से एक है। चेतना प्रवाह मतलब जैसे किसी चीज़ को जीवित कर देना, ऐसा। कहानी पढ़ते ऐसे लगने लग जाएंगे ये सही हो रहा सब। दीपा की चेतना में उत्पन्न होते क्षणिक परिवर्तनों को दिखाने के लिए इससे बेहतर शैली भी हो नहीं सकती। उसकी नीली साड़ी पहनने का प्रसंग और टैक्सी में बैठते समय उसकी मनस्थिति, ये दोनों प्रसंग चेतना प्रवाह शैली की दृष्टि से अनूठे हैं। यहाँ तक शेष शिल्पगत तत्वों का प्रश्न है, वे नई कहानी के प्रतिनिधि विशेषताओं से मिलते जुलते हैं। इसकी भाषा सघन अनुभूति प्रधान भाषा है। घटनाओं और वर्णनों की कमी तथा चिंतन मनन विश्लेषण की अधिकता ने कथानक के विन्यास को तोड़ा है, जो अन्य नई कहानियों की भी विशेषता है। चरित्र योजना की खासियत यह है कि दीपा के चेतन और अवचेतन मन में निरंतर चलने वाले द्वंद्व को इसमें उभारा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, यही सच है कहानी की शिल्पगत योजना। तो यही सच है, इसमें आपको पता चल गया कि दीपा जो है एक डायरी के रूप में अपनी जीवन की कहानी लिखती है। उसी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवि ने या लेखक ने लिखा हुआ है। बात करें अगर हम लोग अगले प्रश्न की, तो बढ़ते हैं उस तरफ। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी। ठीक है, मलबे का मालिक जो है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी की कथा शुरू होती है अब्दुल गनी नामक व्यक्ति से। ठीक है, कथा शुरू होती है अब्दुल गनी से, जो 7 वर्षों के बाद पाकिस्तान से भारत पर्यटकों के साथ समूह में आता है हॉकी के एक मैच को देखने के लिए। लेकिन ये मैच तो एक बहाना भर था, असल में वह आया है अपने उस घर को एक बार फिर से देखने, जिससे वो देश के बंटवारे में दंगों से डरकर छोड़कर भागकर पाकिस्तान चला गया था। अब्दुल गनी धीरे धीरे अमृतसर के बांसा बाज़ार वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा है। वो देखता है कि इन 7-7.5 सालों में ही यहाँ कितना कुछ बदल गया है। वह अपने घर की तरफ जाने वाले रास्तों को भी भूल सा रहा है। जगह जगह पर नई इमारतें बन गई हैं, हालांकि बीच बीच में ऐसे ही मकान दिख जाते हैं जो दंगों के दौरान जलाकर खाक कर दिए गए थे। वह एक गली के मुहाने पर पहुंचकर भटका हुआ सा खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक युवक दिखलाई पड़ता है, जिसे वो देखते ही पहचान जाता है। अब्दुल गनी उसे आवाज़ देता है, मनोरी। ये मनोरी कभी अब्दुल गनी के परिवार का पड़ोसी था। मनोरी भी अब्दुल गनी के बताने पर कि वह लोग भी पहले इसी गली में रहते थे और उसका बेटा चिराग उनके घर का दर्जी था, अब्दुल गनी को पहचान लेता है और उसका हालचाल पूछता है। मनोरी उसे आने का कारण पूछता है तो अब्दुल गनी कहता है कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अभी मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान को ही खूबसूरती से देख लूँ। इतना बोलते बोलते अब्दुल गनी की आंखों से आंसू आ गए। मनोरी ने अब्दुल गनी की बाह में अपने हाथों को ले लिया और बोला, चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। यहाँ कभी अब्दुल गनी का नया बनवाया हुआ मकान हुआ करता था। वहाँ टूटे फूटे मकान का मलबा इकट्ठा था। मनोरी ने उसी मलबे की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल गनी से कहा, वह था तुम्हारा मकान। अपने नए बने मकान को इस हालत में देखे जाने की कल्पना उसने नहीं की थी। उसकी मुंह से भी निकला मलबा
इसके बाद मनोहरी ने बताया कि उसके मकान को उसी समय आग लगा दी गई थी। लेकिन मनोहरी ने अब्दुल गनी को ये नहीं बताया कि घर को आग लगने से पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन को घर से बाहर गली में बुलाकर रखे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। चिरागुद्दीन की बीवी और बेटियों की लाशें बाद में नहर के पानी में मिली थी। कहानीकार के सामने पड़े अपने घर के मलबे को देखकर अब्दुल गनी की विचलित स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा, गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंचा। मलबे में मिट्टी ही मिट्टी थी, जिससे यहाँ तहाँ टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकल जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बच रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थीं। अकालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से भी लिखने की सी आवाज़ निकली, हाय वो चिरागुद्दीन। इसी बीच गली के तमाम लोगों को मालूम पड़ा कि अब्दुल गनी पाकिस्तान से वापस घर लौट आया है। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब उससे सारी कहानी मालूम पड़ जाएगी और रखे पहलवान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मनोहरी ने अब्दुल को ये घटना बताई ही नहीं। रखे पहलवान और उसका एक साथी वहीं थोड़ी दूरी पर स्थित एक कुएं के पास पीपल के नीचे बैठे हुए सब देख रहा था। लेकिन रखे पहलवान इसे जाहिर नहीं होने दे रहा था कि अब्दुल गनी को यहाँ देखकर उसको कोई फ़र्क पड़ा है। लेकिन उसका साथी चिंतित है कि कहीं अब्दुल गनी को सारी कहानी मालूम ना पड़ जाए। अब्दुल गनी अपने टूटे मकान और अपने बेटे चिरागुद्दीन का मातम मनाकर वापस लौटने लगता है। मनोहरी ने उसकी बाँह अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। दोनों उसी कुएं के पास से गुजरते हैं। यहाँ रखे पहलवान बैठा हुआ था। अब्दुल गनी उसे एक नज़र देखकर पहचान लेता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें खोलकर बढ़ता है। रखे पहलवान का गला सूख जाता है, उसकी जुबान अटक जाती है, जिसके बेटे को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। इस सच से अनजान है। उसी का बाबा अब्दुल गनी अपने पड़ोसी रखे पहलवान से गले मिलने की कोशिश करता है, इस सवाल के साथ कि रखे ये सब क्या हो गया, तुम लोगों के रहते हुए भी मेरा बेटा मारा गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि मारा किसने, रखे पहलवान नहीं मारा। तो आगे क्या है, बेटा अपने पूरे परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। यही वो कहानी का चरम है। यहाँ दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। इसके बाद 2 छोटी छोटी बातें जो पूरी कहानी में बड़ी अनुगूंज बनकर विस्तार ले लेती हैं, वो होती हैं, पहली, अब्दुल गनी अपने बेटे की मौत का मातम मनाकर ये मानकर वापस पाकिस्तान चला जाता है कि उसे घर में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसे मदद के लिए रखे पहलवान समेत अपने पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए थी। और दूसरी, जिस मकान को रखे पहलवान अभी तक पूरी दबंगई के साथ अपना बताता आया है, वो ऐसे निरर्थक मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ समाज के वह कीड़े मकोड़े और आवारा कुत्ते बसते हैं जिनकी समाज में अपनी कोई कमाई हुई अर्थात अर्जित जगह नहीं हुआ करती। इस एहसास ने रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया, जिसे हड़पने के चक्कर में उन्होंने अपने एक निरर्थक मलबे में बदल दिया था। मलबे का मालिक की मूल संवेदना क्या है। कहानी में जिस मलबे का जिक्र किया गया है, वो मलबा किसी मकान के ढहने से नहीं बनता, बल्कि उस घर के ढहने से बना है जो अपने आसपास के साथ सामाजिक संबंधों और सामाजिक भरोसे से बंधा था। मोहन राकेश ने मलबे का मालिक कहानी के माध्यम से कमज़ोर होती है हमारी सामाजिकता और नागरिकता को उद्घाटित किया है। सांप्रदायिक सोच और उन्माद कैसे हमें हमारे ही सामाजिक परिवेश और माहौल में निरंतर कमज़ोर बसिंदा बनाने का काम कर रही है, इसका सटीक रेखांकन इस कहानी में किया गया। वस्तुतः खंडित सामाजिकता और कमज़ोर नागरिकता बोध मलबे का मालिक कहानी का मूल भाव और संवेदना है। कहानी का तात्कालिक संदर्भ विभाजन के दौर का भारत है, किंतु साहित्य का प्रभाव क्योंकि किसी काल विशेषता की सीमित नहीं होता, ये कहानी हमें आज भी विभाजनकारी परिवेश और सामाजिक चिंता के साथ भी जोड़ने का काम करती है। आज भी अगर विभाजन होता है तो ऐसी कई सारी घटनाएं हो सकती हैं जिसे कवि ने, लेखक ने यहाँ पर दर्शाया। मलबे का मालिक का भाषा एवं शिल्प अगर बात करें तो कहानी की इस मूल संवेदना को उद्घाटित करने में पूर्णतः सक्षम भाषा और शिल्प है। मलबे का मालिक कहानी की भाषा में यहाँ एक तरफ तत्कालीन हिंदी भाषा के देशज स्वरूप का आभास देखने को मिलता है, जिसकी उपस्थिति तत्कालीन हिंदी और पंजाब के क्षेत्र में थी। यही कारण है कि अब लगभग अपरिचित हो चुके चेहमे गोया जैसे शब्दों का प्रयोग भी काना फूसी के अर्थों में देखने को मिलता है। हिंदी, उर्दू और पंजाबियत को मूर्तित करने वाली भाषा मलबे का मालिक कहानी की भाषा की उल्लेखनीय विशेषता है। किसी भी कहानी के शिल्प की रचना मूलतः उसमें रचे गए दृश्यों, प्रसंगों एवं विवरणों के माध्यम से गठित होती है। शिल्प कहानी का वो दृश्यमान आईना होता है जिससे कथाकार की सारी भाव, संवेदना और वांछनीय वैचारिक तथ्य संप्रेषित और संवेदित होता है। इस संदर्भ में मलबे का मालिक कहानी का शिल्प अपने शीर्षक को न केवल प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है, बल्कि एक विशिष्ट सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में कमजोर और खंडित होती नागरिकता, सामाजिकता को पूरी सफलता के साथ मूर्तित भी करता है। यही शिल्प की सफलता का उदाहरण होता है।
तो ये मलबे का मालिक जो कहानी थी उसके विषय में आपको डिटेल में मैंने बता दिया। इससे संबंधित आपको कुछ भी आता है तो खुद भी कुछ जोड़ो, भारत पाकिस्तान के विभाजन के विषय में लिखो, और साथ में समाज में जो ताकतवर इंसान है वो जो नई ताकतवर लोग हैं या जो हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो किस प्रकार से अपना वर्चस्व बना करके रखते हैं और किसी भी सूरत में वो अपने आप को छोटा नहीं मानते। ये सारी बातें आप बीच में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। बहिर्गमन कहानी है। बहिर्गमन कहानी का उद्देश्य लेखक ज्ञान रंजन द्वारा जीवन की वास्तविकता को प्रकट करना है कि पैसे व प्रसिद्धि के लिए लोग गांव से शहर व शहर छोड़कर विदेश जा रहे हैं। ठीक है, ये बहिर्गमन कहानी का उद्देश्य है। लेखक ज्ञान रंजन है। आप जानते ही हैं कि लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ते हैं, सोचते हैं कि पैसा कमाने जाएंगे ही, तो कहाँ जाते हैं, शहर में जाते हैं। जब शहर में भी उनका दिल भर जाता है तो विदेश चले जाते हैं। तो कहानी का मुख्य पात्र है मनोहर, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। मनोहर को अपने कस्बे से नफरत है, उसे वहाँ रहना पसंद नहीं, क्योंकि वह जगह बेहद अस्वच्छ है, विकसित नहीं है। वह हमेशा यहाँ से निकलने का कोशिश करता है। एक दिन वह इस कस्बे को छोड़कर दिल्ली चला जाता है। दूसरी ओर आत्मवाची को अपने कस्बे से प्यार है, वह अपना कस्बा चाहे जैसा भी हो छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसके पिता मनोहर से कहते हैं कि आत्मवश बाची को भी दिल्ली बुला ले ताकि अपने परिवार को पेट पाल सके। अपने पिता के कहने पर वह दिल्ली चला आया। मनोहर ने तब तक उसे अपने साथ रखा जब तक वह उसे अपनी शान शौकत दिखा नहीं दी। मनोहर तब तक दिल्ली से संतुष्ट था जब तक उसका मित्र सोमदत्त विदेश से दिल्ली नहीं आया। सोमदत्त के दिल्ली शहर उसी प्रकार था जिसका मनोहर के लिए अपना कस्बा। अब उसे दिल्ली में भी अच्छा नहीं लग रहा था, अतः विदेश जाकर ही माना। तो ये बहिर्गमन कहानी जो है उसका सारांश है। तो बहिर्गमन कहानी से कुछ भी आए तो आप कुछ एक बातें इसमें आपको पता लग गई होंगी। एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जो गांव से शहर जाता है और शहर से भी विदेश में जाने की इच्छा रखता है। तो बहुत सारी बातें हैं। आपका अगर कोई शहर में रहता है तो आप उसके घर में जाते हैं तो वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार करता है, वो व्यवहार भी इसमें बताया गया बहिर्गमन में। और आप अगर किसी को बुला लेते हैं शहर में, किसी गांव के इंसान को, तो आप गांव के इंसान में क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो सारी इस कहानी में है। ठीक है, तो ये आप अगर इंग्लिश मूवी देख लेंगे तो उसमें से उसको देख करके भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि आपको बहुत सरल और सारांश के रूप में ही पूरा पढ़ाऊँगा, तो 100 नंबर ना भी आएंगे लेकिन पास जरूर हो जाएंगे। ठीक है, गोरैया कहानी है एक रविंद्र कालिया की लिखी हुई। तो इससे संबंधित अगर आपको आता है तो आप ये सब चीज़ें लिखते हैं। गोरैया बहुत बारीकी से बुनी गई कहानी है जिसमें लेखक ने गोरैया चिड़िया का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया है। प्रतीकात्मक होता है चिन्ह। गोरैया तो कहानी में एक माध्यम है जिसके इर्द गिर्द कहानी, व्यंग्य और फंतासी का एक वितान सा रचती है। ठीक है, एक क्या है, माध्यम है गोरैया। गोरैया चिड़िया, गोरैया की आवाज़ सुनकर कहानी का नरेटर कथा वक्ता में ये कल्पना करता है कि ये चिड़िया विभिन्न धर्म संप्रदायों के भड़काऊ नारों का उच्चारण कर रही है, तो समाज को गुमराह करने वाली बातें। वातावरण और परिवेश का इस्तेमाल भी कथाकार एक रूपक के रूप में करता है। जेड़ की तपती दोपहरी की आग की लपटें मानो देश में चारों ओर व्याप्त सांप्रदायिकता का जुनून है जो सृष्टि में प्रलय लाने के लिए काफ़ी है, किंतु गोरैया की शांति का स्वर इस प्रलय की आशंका को दूर रखने की आश्वस्ति देता है। कहानीकार बहुत स्पष्टता से अपना मंतव्य प्रकट करता है कि जब इंसानों के दिलों में तरह तरह की खुराफातें जन्म ले रही हों तो पेड़ पौधे जीव जंतु उससे कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। गोरैया का स्वर सुनकर उसे लगता है कि ये अभी उस संप्रदाय से मुक्त है। गोरैया का कभी मंदिर पर जा बैठना और कभी फिर से मस्जिद पर जा बैठना उस उन्मुक्त सोच को व्यक्त करता है कि यहाँ किसी को शांति मिले वह वहाँ जाए, वह चाहे मंदिर हो या मस्जिद। इसलिए गोरैया बहुत समझदारी से ठीक मंदिर और मस्जिद के बीच अपने नीड़ के लिए स्थान चुनती है। गोरैया धर्म के पचड़े में पड़ना नहीं चाहती। गोरैया उस सामान्य आदमी का प्रतीक भी बनती है जो धर्म की संकीर्णताओं, मंदिर मस्जिद के अलगाव आदि प्रवृत्तियों से अलग सामान्य रूप में जीवन जीता है। उसके लिए आस्थाओं के ये केंद्र मंदिर मस्जिद और उनको लेकर किए जाने वाले झगड़े कोई मायने नहीं रखते। ना उन्हें राम शिलाओं से कोई मतलब है, ना जन्मभूमि प्रकरण से। उसका जो नीड है वही भगवान का घर नहीं, अभी तो इंसान और इंसानियत का घर है। इस प्रकार कहानी बहुत कुशलता से ये संदेश छोड़ती है कि वास्तविकता, मानवीयता धर्म संप्रदाय के संकीर्ण दायरों से बहुत ऊपर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे कि गोरैया यहाँ पर क्या है, एक प्रतीक है। ठीक है, जो किसी भी धर्म संप्रदाय में नहीं फंसता।
बढ़ते हैं अब हम आगे और देखते हैं इसके बाद वाले टॉपिक को। ठीक है, टॉपिक क्या है ये अभी आप जानेंगे। तो ये रहा आपके सामने टॉपिक, एक जीता जागता व्यक्ति कहानी की कथा वस्तु। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी की कथा वस्तु अगर आप समझ लेंगे तो आपका एक जीता जागता संबंधित टॉपिक से कुछ भी आएगा एग्ज़ाम में तो आप कर लेंगे। ठीक है, एक जीता जागता व्यक्ति 2-2.5 पृष्ठों की एक अत्यंत छोटे आकार की कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये घटना बहुल कहानी नहीं है। अनेक पात्रों, उनकी क्रियाओं, दृश्यात्मक गतिविधियों के बीच निर्मित होने वाली कहानी की जगह ये एक बहुत संक्षिप्त से अल्पकालिक प्रसंग पर केंद्रित है। ठीक है, छोटा सा प्रसंग। मैं शैली में लिखी गई इस कहानी का वाचक अपने एक मित्र के साथ साइकिल से चलता जा रहा है। अचानक उसकी दृष्टि निर्माणाधीन सड़क के गीले कोलतार में फंसी हुई एक चिड़िया पर जाती है। पीली चोंच, पीले पंजे, काला सिर और कत्थई देह वाली पिड़कुलिया या देसी मैना जैसी लगती है चिड़िया कोलतार से बाहर निकलने के लिए बेचैन है, लगातार कोशिश कर रही है, बदन को इधर उधर झटके दे रही है पर मुक्त नहीं हो पा रही। वहाँ कुछ कौवे भी इकट्ठा हुए, चिड़िया में शायद उन्हें अपना शिकार दिख रहा है। कथावाचक ये देखकर वहाँ रुकता है और उसकी ओर अपना मित्र का ध्यान आकृष्ट करता है। संध्या का समय है, सूर्य डूब रहा है और सड़क पर यातायात की भारी भीड़ है। सब अपने रास्ते चले जा रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी का किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर चिड़िया की कोलतार में फंसे होने का एक दृश्य प्रसंग है और ये दोनों मित्र उसके साक्षी हैं। कथावाचक के मित्र को चिड़िया की मुक्ति प्रयत्न बिल्कुल मनुष्य जैसे लगते हैं। कथावाचक चिड़िया के साथ सहानुभूति अनुभव करता है। उसके मन में चिड़िया को कोलतार की फांस से निकाल देने का विचार पैदा होता है, किंतु तत्काल उसका ये विचार एक दूसरे विचार में बदल जाता है। वह सोचता है कि ये दया सहानुभूति का भाव स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करती इस चिड़िया का अपमान है। वैसे स्वयं के प्रयत्नों से मुक्त होने का सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराना चाहता है। वह उसकी इस जिजीविषा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। उसे विश्वास है कि वह मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वह ना तो मिट्टी की बनी हुई निर्जीव चिड़िया है और ना ही बुस भरी। कथावाचक उसके प्रति अपनी संवेदना को लगातार प्रश्न और परीक्षण का विषय बना रहा है, पर सोचता है कि आखिर उसके इस संघर्ष के प्रति उसके मन में क्या स्वभाव है जो वह दया सहानुभूति की अभिव्यक्ति के प्रति उसमें संकोच पैदा कर रहा है। कुछ देर बाद जब चिड़िया की तड़प, बेचैनी, उसकी दुख कथावाचक को सहन नहीं हो पाता तो ये उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। पर ये क्या, चिड़िया की आंखों में कथावाचक के प्रति अविश्वास का भाव था। वह डर कर छटपटाई और जैसे ये कहती सी प्रतीत हुई कि नहीं नहीं, वह स्वयं छूटने की कोशिश में। चिड़िया ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर पंखों को खोलकर जोर से फड़फड़ाते हुए इस बार जो कोशिश की तो वह आज़ाद थी। वह बस्ती की ओर चली और इधर कोए बदहवासों की तरह फुदकने लगी। कहानी कथावाचक और उसके मित्र के संवाद में समाप्त होती है। मित्र जो विनोद में अक्सर टोकता रहता है कि कथावाचक हमेशा सड़क पर पड़ी हुई किसी चीज़ को पा लेने के इरादे में दिखा करता है, वह यहाँ भी टिप्पणी करता है कि हम तो खुश थे कि चलो तुम्हें कुछ मिल गया पड़ा हुआ। कथावाचक के इस अर्थगर्भित उत्तर के साथ कहानी का अंत होता है कि हाँ, मिला तो था परंतु चिड़िया उसे अपने साथ लेकर उड़ गई। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसके पीछे का भाव भी आपको दिख रहा होगा कि कई बार हम लोग सामने वाले जिसकी मदद करना चाहते हैं उसको हमारी मदद की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, वो हमारे प्रति अविश्वास रखता है। तो ये बात होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, फिर से कहना चाहूँगा, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर कोई अन्य MHD के कोर्स का भी चाहिए तो वो भी बता दीजिए, मैं वो भी बताऊँगा। और ये बोलने वाली औरत, ये भी एक कहानी है। ये ममता कालिया की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो उनकी जीवन दृष्टि की मुक्ति का सबसे अच्छा विस्तार, वैचारिक मुक्ति है, ठीक है, का प्रतिनिधित्व करती है। बोलने वाली औरत। 8वें दशक में अनेक महिलाएं लेखिकाएं एक साथ कथा परिदृश्य पर सक्रिय थी। बहुत सारी महिलाएं जो थी उनके ऊपर कथाएं लिखी गई थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया। कब? 8वें दशक में। जबकि उसके पहले के स्त्री लेखन के संदर्भ में स्वयं ममता ने लिखा, 7वें दशक में स्त्री वर्ग के लिए लेखन कोई प्रदर्शनी कला नहीं थी। कहानी कविताएं लिखकर अलमारी में सीढ़ियों की तहों में छुपा कर रख ली जाती थी और कभी धीरे से किसी पत्रिका में संपादक के नाम बुक पोस्ट कर दी जाती। इससे अधिक लोकोन्मुखता अब चर्चा का बायस बनती। लेकिन ये एक यथास्थिति थी जिसे उल्लांघने की तड़प मेरे मन में रही होगी, और व्यवस्था से विद्रोह की यही तड़प उनकी कथा नायिकाओं में भी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों के पक्ष में लगातार लिखते हुए भी वह ना तो नारीवाद जैसे किसी लेबल से जुड़ना चाहती है और ना ही महिला लेखन जैसे फ्रेम में सीमित होना चाहती। वह मानती है सृजन के संसार में आरक्षण की मांग बिल्कुल नहीं चलती। इसी प्रकार वह स्त्री पुरुष संबंधों को पर्याप्त महत्व देते हुए भी उसी को कहानी का सर्वस्व मानने से इनकार करती है।
स्त्री को केंद्र में रखकर उसके बहाने मध्यवर्ग की जटिल सामाजिक संरचना की शल्य क्रिया, उसकी सीमाओं की पड़ताल उनकी कहानियों में देखी जा सकती है। ठीक है, इसमें आपने देखा कि बोलने वाली औरत जो है वो शुरू में जब अपने लिखी हुई चीज़ों को दुनिया के सामने लाना चाहती है तो डरती है, लेकिन एक समय उसको ऐसा आ ही जाता है कि वो जैसे जैसे समाज के सामने आती है और नारीवाद के विषय में सोचती है। ठीक है, तो बोलने वाली औरत के विषय में आप नारीवाद या नारी शिक्षा, नारियों का आंदोलन, नारियों की समाज में जगह, ये सारे विषय पॉइंट्स इकट्ठा करके लिख दीजिए, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो दोस्तों ये प्रश्न है हमारा जिसमें बायोडाटा, ये एक आपका टॉपिक है। बायोडाटा अखिलेश की एक महत्वपूर्ण कहानी है। अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेश नाम का एक लेखक है, उसकी महत्वपूर्ण कहानी है। अब अखिलेश प्रायः लंबी कहानियाँ ही लिखते हैं। बायोडाटा उस अर्थ में लंबी कहानी नहीं है, किंतु अखिलेश की ही एक अन्य कहानी ऊसर को भी ध्यान में रखते हुए बायोडाटा उससे कुछ इस प्रकार जुड़ जाती है जैसे दोनों एक दूसरे का पूर्व उत्तर प्रसंग हो। बायोडाटा अपने पाठ के बाहर एक बड़े संसार से संवाद कहती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार के नब्ज पर हाथ रखती है और ये सब करते हुए भी सिर्फ सार्वजनिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहती, अभी तो घरेलू वृत्त की घटनाएं भी कहानी के पाठ का अपरिहार्य हिस्सा बनती हैं। असामान्य घटनाओं को रूपक विधान के आधार पर विशिष्ट बना देना अखिलेश बखूबी जानते हैं। सावित्री का अविकसित शिशु घृणित भ्रष्टाचार के रूपक में बदल जाता है, जिसका विकास भारतीय जनता सावित्री के जीवन की कीमत पर होता है। प्रतिबद्धता और कला दोनों के निर्देशकों की सहज साधना अखिलेश के कथा साहित्य की विशेषता है। अखिलेश की प्रतिबद्धता उनके कथा रस में बाधक नहीं बनती। बायोडाटा कहानी में भी हम ये देख सकते हैं, अखिलेश अपनी कहानी श्रृंखला के पात्र रतन उमार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कला को यथार्थ एवं यथार्थ को कला बना दो, क्योंकि दोनों अलग रहने पर सत्ता संरचनाएं होती हैं। अखिलेश का कथा साहित्य स्वयं इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। खिलदंडी भाषा भी अपने समय एवं सत्य को उद्घाटित करने में कितनी सहायक हो सकती है, ये बायोडाटा की भाषा के उदाहरण से समझा जा सकता है। हंसाते गंभीर बात कह देना और अवसरानुकूल मार्मिक हो जाना बायोडाटा का भाषिक विशेषता है। ऐसी भाषिक सिद्धि कम ही दिखाई देती है। अखिलेश की कहानियों में युवा अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस युवा वर्ग के भविष्य के सभी संभव एवं तार्किक रूपांतरण हमें अखिलेश की कहानियों में मिल जाएंगी। इस प्रसंग में हमने अभी तक युक्ति, ऊसर एवं बायोडाटा की ही बात की है, किंतु यक्षगान का छेल बिहारी भी इस श्रृंखला से अलग नहीं है। यही नहीं, चिट्ठी कहानी में युवा मित्रों की कथा लिखते समय परिसर कथा का जो चलन अखिलेश ने जाने अनजाने शुरू कर दिया था, उसकी तूती समकालीन अंग्रेजी कथा साहित्य में बढ़कर बोल रही है। ठीक है, अखिलेश की कहानी है, तो अखिलेश ने बायोडाटा नामक जो एक महत्वपूर्ण कहानी लिखी है। आपने ये जाना कि अखिलेश बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखते हैं और भी बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई हैं। यहाँ पर उन्होंने राजनीतिक विषय में तो कुछ ना कुछ लिखा है, देश के विषय में तो लिखा है, समाज के विषय में तो कुछ लिखा है, लेकिन अपने घर परिवार के विषय में भी लिखा है। तो क्या लिख सकता है अपने घर परिवार के विषय में, क्या लिखता है राजनीतिक के संबंध में, कुछ एक बातें आप जान लेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आराम से दे लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिलिया। सिलिया के बारे में आपको अगर पूछा जाए तो आप ये लिखें, आपका काम बन जाएगा। सिलिया सुशीला टागबोरे की एक महत्वपूर्ण कहानी है। सुशीला टागबोरे, ठीक है, जो कहानी कला में नए मानदंड स्थापित करती है। एक तरफ दलित चेतना के विभिन्न चिंतन आयामों को उद्घाटित करती है, तो वहीं दूसरी तरफ नारी विमर्श के विभिन्न आख्यानों से उसे जोड़ती भी है। सिलिया एक आत्मसम्मान से जीने और प्रतिरोध प्रतिकार की प्रतिमूर्ति, जो दलित जीवन के सच को जानती है, भोगती है और क्रूर समाज व्यवस्था से लड़ती भी है। सिलिया संघर्ष और यातना की पर्याय है। ये कहानी दलित संघर्ष की कहानी है। इसमें सुशीला टागबोरे ने सिलिया के बहाने भारतीय समाज की जड़वादी मानसिकता को उभारा है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में दलित स्त्री जीवन के नए संदर्भों को उजागर करती है। विरोध और संघर्ष से वर्षों की यातना के समुद्र में डूबे दलित आज अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो साहित्य के झंडावरदार उसे नकारने पर तुले हैं। ये कहानी उन्हें भी प्रश्नांकित करती है। सच्चे अर्थ में ये दलित बालिका सिलिया के अंतर्मन पर पड़े घाव और जख्मों को कुरेद कर उबारने और उसके आक्रोश को भाषिक रूप देने और तत्कालिक ज्वलंत मुद्दों पर उनसे सवाल करने के साथ ही परंपरा के पुनर्मूल्यांकन की कहानी है।
जो कभी ब्राह्मणवाद पर भारी पड़ती है तो कभी पुरुषवादी मानसिकता को कटघरे में खड़ा करती है। तो ये इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप यकीनन पास हो जाएंगे। चैनल और इस वीडियो को आप पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए और भी नई नई वीडियो आएंगी। अगर आप इतना पढ़ के अगर चले जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आप यकीनन पास हो जाएंगे। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। संस्कृत सरिता आपको यहाँ पर MHD की सारी वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद।